हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पे देख ही रखे होंगे कि स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड एक नया चैनल स्टडी आईक्यू पीसीएस आप सबके लिए लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर से जरूर आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टडी आईक्यू का थीम है कि अब एसडीएम हम बन के रहेंगे और स्टडी आईक्यू की पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो चैनल को जाइए और चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ये मेरा वीकली प्लान है जो मैं हर रोज शाम को 8 बजे आप सबके सामने आता हूं और आपको पढ़ाता हूं। मंडे को बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को बिहार इकोनॉमिक, वेंसडे को आपके बिहार मिसलेनियस और थर्सडे को आपके बिहार सेंसस और फ्राइडे को आपके बिहार हिस्ट्री और सैटरडे को आपके बिहार ज्योग्राफी। आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे की आज की क्लास में हम लोग कवर अप जिन टॉपिक को करेंगे वो है हमारे बिहार हिस्ट्री का टॉपिक, और उसमें जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे वो है आर्यनाइजेशन इन बिहार या आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए एक सुनहरा तोहफा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी किताब का। तो इस किताब को आप सब लोग ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से। और मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं ऑर्डर कीजिए, आप इस किताब को इसलिए ऑर्डर कीजिए क्योंकि इस किताब में आपको मिलेगा इंडिया के फिजिकल, ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की कंप्लीट कवरेज, जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है। बेटर क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे तकरीबन आपके 200 से ज़्यादा मैप्स और डायग्राम डाले गए हैं, ताकि आपके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आपके अंदर डेवलप हो। और सेकेंड टाइम रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा टेबल्स और बहुत सारे माइंड मैप्स, जिससे आप चीज़ों को आसानी से याद कर सको। और हर एक चैप्टर के अंत में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप इस चीज़ को तय कर सकते हो कि भाई इस किताब में ये सारी चीज़ें हैं। और केस स्टडी सेक्शन में आपको मिलेंगे रियल एग्जाम्पल्स, जिसके जरिए आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हो और मेंस आंसर राइटिंग में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आपकी क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए डू यू नो का एक लाजवाब सेक्शन भी इस पुस्तक में आपको मिलेगा। तो इस पुस्तक को आप आज ही ऑर्डर कीजिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से और घर बैठे बैठे डिलीवरी इसकी पाइए। तो चलिए करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत, आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। तो दोस्तों, जब हम लोग आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार के बारे में बात करते हैं तो आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार जो एक अपने आप में बहुत ही एक शानदार टॉपिक है आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। दूसरा, एज अ सिटीजन ऑफ बिहार हमें पता होना चाहिए, बिहार राज्य के होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि बिहार में आर्यों का प्रवेश कैसे होता है, कहां से होता है और कब होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आज की इस क्लास में हम लोग किन किन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, तो हम कवर अप सबसे पहले करेंगे बैकग्राउंड, यानी कि आर्यंस के पीछे का बैकग्राउंड क्या था, पृष्ठभूमि क्या थी। फिर उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे ओरिजिनल होम्स ऑफ द आर्यन, यानी कि आर्यों का मूल घर कहां था। और फिर उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का आर्यकरण। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 1500 बीसी से जो हड़प्पन कल्चर है वो आपके डिक्लाइन की तरफ, यानी कि पतन की तरफ बढ़ गई। 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा संस्कृति के शहरों में धीरे धीरे गिरावट आई। अब कई बच्चों को ये बीसी और एडी में कंफ्यूज होता है, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के जरिए यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जैसे आप लोग बचपन में नंबर लाइन करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी के हम लोग बात करें, अभी आपके 2022, तो आज से 2022 साल पहले होगा 0, और इससे पहले का जो दौर होगा जिसको हम लोग नंबर लाइन पे माइनस में करते थे वो हमारा हो जाता है बीसी, यानी कि 0 से पहले का जो दौर होता है वो होता है आपके बीसी, और 0 से आगे का जो दौर होता है वो आपके होता है एडी या फिर आपके कॉमन एरा। जैसे कि 1500 बीसी की बात हो रही है, मतलब 0 से 1500 साल पहले, तो याद रखिएगा 0 से 1500 साल पहले के दौर को हम लोग कहते हैं 1500 ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व तक आते आते जो हड़प्पन कल्चर है, जो कि आपके लेटर हड़प्पन कल्चर की हम लोग बात करें तो 1950 से आपके 1500 तक आते आते तक ये लेटर हड़प्पन कल्चर या लेटर जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपके समाप्ति की तरफ बढ़ गई थी, अपने पतन की तरफ बढ़ गई थी। और जैसा कि इतिहास का नियम है, हर एक पतन के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नए पीरियड की शुरुआत होती है, और जो नए पीरियड की शुरुआत होती है उसी पीरियड को हम लोग कहते हैं आपके वैदिक पीरियड। और इस वैदिक पीरियड के टाइमलाइन को अगर हम लोग देखें तो 1500 बीसी से ये आपके चलती है
600 ईसा पूर्व तक। थोड़ा सा इसको हम और एलोबरेट करते हैं इस टाइमलाइन को, तो ये कुछ ऐसा होगा, 1500, फिर 1000 और फिर 600 बीसी। ये सारे में बीसी आपके लग जाएगा। अब ये 1000 बीसी में ऐसा क्या हुआ था कि आपने सर यहां पे इसको डाला, आपके अंदर एक प्रश्न बन सकता है कि इस 1000 को आपने यहां पे क्यों डाला। तो यहां पे हो जाती है आपकी डिस्कवरी ऑफ आयरन। जैसा कि पिछले हम लोग हिस्ट्री क्लास में देखे थे, डिस्कवरी ऑफ फायर ने कैसी इंसानी की सोच को बदला, इंसानों की सभ्यता को बदला, वैसा ही कुछ डिस्कवरी ऑफ आयरन इंसानों की बहुत सारी चीजों को बदलता है। और ये आपके वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटता है। पहला वैदिक पीरियड आपके ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा आपके लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो आज के इस क्लास में हम लोग यही डिफरेंशिएट को पढ़ेंगे कि आखिर ये डिफरेंशिएट हुआ कैसे हुआ, क्या क्या खासियत थी और कौन कौन से पहलुएं थे और कौन कौन से सिग्निफिकेंस है। उस तमाम तरह की चीजों को आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं दोस्तों, तो हिस्ट्री का मतलब हम लोग समझते हैं कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट जस्ट रिमेंबरिंग द डेट्स, फैक्ट्स एंड सम इवेंट्स। यानी कि हिस्ट्री का मतलब हम लोग समझते हैं कि कुछ नामों को याद कर लेना, कुछ तिथियों को याद कर लेना और कुछ घटनाओं को याद कर लेना। बट हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द थिंग। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ चेंज। जो बदलाव हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इतिहास। बदलाव किस प्रोस्पेक्टिव में? तो बदलाव आपके पॉलिटिकल बदलाव कैसा हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव कैसा हो रहा है, रिलीजियस बदलाव कैसा हो रहा है, रिलीजियस हिस्ट्री आपकी कैसे हो रही है, सोशल हिस्ट्री आपकी कैसी हो रही है, कल्चरल हिस्ट्री आपकी कैसी हो रही है और इकोनॉमिक हिस्ट्री आपकी कैसी हो रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं हिस्ट्री या प्रोसेस ऑफ चेंज। पॉलिटिकल यानी कि जो पहले आपके इस क्षेत्र में आप देखोगे, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आपके इस क्षेत्र में आर्यंस थे, फिर धीरे धीरे आपके गंगातिक प्लेन्स की तरफ बढ़े, गंगा के मैदानी क्षेत्र की तरफ बढ़े, तो पॉलिटिकल चेंज हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज यानी कि पहले जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हुआ करती थी, सेंट्रलाइज थी या डिसेंट्रलाइज थी, उसकी तरफ बढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। रिलीजन, कैसा उनका रिलीजन था, सोसाइटी उस समय की कैसी थी, कल्चर उस समय का कैसा था, और इकोनॉमी यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी उस समय की कैसी थी। तो कोई भी हम टॉपिक को, कोई भी जब हम सब्जेक्ट को इस 6 प्रोस्पेक्टिव से पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट का असली मतलब हमें समझ में आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ चेंज। और हिस्ट्री मतलब होता है प्रोसेस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ आपके पॉलिटिकल, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ आपके रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ आपके सोशल, इन टर्म्स ऑफ आपके कल्चर और इन टर्म्स ऑफ आपके इकोनॉमी। तो इन 6 प्रोस्पेक्टिव को हम लोग जान करके जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इसी पीरियड के दौरान जो आर्यंस थे उन्होंने एंटर किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, फ्रॉम इंडो ईरानियन रीजन। अब इंडो ईरानियन रीजन कहां पे आएगा? तो दोस्तों ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है आपके इंडो ईरानियन रीजन, ये देखिए ये वाला जो एरिया है आपके, इसको हम लोग कहते हैं इंडो ईरानियन रीजन। तो तकरीबन इसी दौर में जो आर्य हैं वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में इस एरिया से, इंडो ईरानियन रीजन से हमारे भारत में वो एंटर करते हैं। एक प्रश्न आप सबके अंदर बनता है कि सर वर्ड आर्य, आर्य मतलब होता क्या है? तो आर्य मतलब दोस्तों होता है, आर्य मतलब होता है आपके नोबल यानी कि कुलीन। याद रखिएगा दोस्तों, आर्य मतलब होता है नोबल यानी कि कुलीन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर आपने बोला कि जो इंडो ईरानियन रीजन से हमारे भारत में आपके आते हैं आर्यंस, इसके पीछे का क्या प्रमाण है? तो इसके पीछे की लिंग्विस्टिक स्टडीज हम लोगों ने किया, उससे हमें बहुत कुछ पता चला। इंस्क्रिप्शन स्टडीज किया, उससे हम लोग बहुत कुछ पता चला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जब कैसाइट इंस्क्रिप्शन जो कि आपके इराक की है और आपके मितानी इंस्क्रिप्शन जो कि आपके सीरिया की है, इन दो शिलालेख को जब हम लोग पढ़ते हैं, इन दो शिलालेख के अध्ययन के बारे में जब हम लोग जिक्र करते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कुछ वर्ड्स जो कि है आपके अश्व मतलब होता है घोड़ा, रथा मतलब होता है रथ। इन दो वर्ड्स का आपके जिक्र है। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको, ये दोनों जस्ट एग्जाम्पल के लिए हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका आपको जिक्र वहां पे देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं एक आपके है, अकॉर्डिंग टू आर.एस. शर्मा जो फेमस हिस्टोरियंस है उनके अनुसार। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में बनता है कि सर
आपने बोला कि इन लोग यहां से है, मतलब कि आपके वेस्ट है, ठीक है, और ये आपका ईस्ट है, ये इधर वाला पोर्शन आपका ईस्ट है, तो ये लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ आए। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ गए हों? ये भी तो हो सकता है। तो आपके दिमाग में प्रश्न जरूर बन सकता है, और क्यूरियोसिटी जो है, आपकी जो जिज्ञासा है, ये सबसे बड़ा आपका टीचर है। ध्यान रखिएगा, जो क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर की होती है, सबसे बड़ा शिक्षक उस इंसान की जिंदगी में उसकी क्यूरियोसिटी होती है। तो सर ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आए, इसका क्या प्रमाण है? तो जब हम लोग लिंग्विस्टिक स्टडीज को करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई, जो लिंग्विस्टिक स्टडीज है उसके अनुसार जो भाषा का विकास है वो आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। अब जैसे इसके मैं आज का रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसा अगर आप आज के एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं तो आज हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आपके यहाँ पे आपके अरेबिक बोली जाती है, थोड़ा सा इधर आप जाओ अरेबिक बोली जाती है, फिर आगे बढ़ोगे पर्शिया बोली जाती है, फिर आपकी उर्दू आ जाती है, फिर आगे बढ़िएगा तो आपके पंजाब वाले एरिया में पंजाबी आ जाती है, फिर दिल्ली यूपी वाले एरिया में थोड़ी सी खड़ी हिंदी आ जाती है, फिर नॉर्मल हिंदी आपके आ जाती है यूपी में, फिर बिहार की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे मैथिली आ जाती है, अंगिका आ जाती है, और फिर बंगाल में आपके बंगाली आ जाती है। तो इस तरीके से अगर आप भाषा को देखिएगा तो भाषा का जो डेवलपमेंट है, यानी कि जो भाषा आपके डेवलप हुई है वे आपके वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ही हुई है, एक आज के कॉन्टेक्स्ट में ही। और ये हिस्टोरिकली है कि जो भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि लिंग्विस्टिक जो स्टडीज हैं, वो आपके भाषाई जो अध्ययन है वो आपके वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही है। तो इसका ये इस बात को आपको बहुत ही ज्यादा ठोस प्रमाण देता है कि आर्यंस जो हैं वो आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही आपके आए होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आसानी से ध्यान से समझिएगा तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और एक बार अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया तो फिर आपको कभी भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीजों को आसानी से समझ जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद एक प्रश्न हमारे दिमाग में बनता है कि भाई इनकी अर्लीस्ट लाइफ, यानी कि इनका जो प्रारंभिक जीवन था जब वो लोग आए थे तो कैसा था? तो प्रारंभिक जीवन जो इनका था वो कुछ एडवांस तरीके से नहीं था। ये लोग क्या थे? ये लोग आपके पैस्ट्रोल थे, मतलब चरवाहे थे। मतलब इन लोगों के पास जो इन लोग का धन था सबसे बड़ा वो था आपके कैटल, यानी कि जिनके पास जितनी ज्यादा मवेशियां होती थी वो उस सोसाइटी में उतना ज्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता था। और उन मवेशियों को वो एक टर्म से डिनोट करते थे, गौधन। याद रखिएगा, उनको ये लोग डिनोट करते थे गौधन। अब गौधन से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि सिर्फ गाय कैटल, नहीं, सिर्फ गाय की बात नहीं हो रही है। गौधन मतलब कि जो जितने भी आपके कैटल हैं, जितने भी आपके मवेशी हैं, वो सब लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे गौधन में। और जिसके पास ज्यादा गौधन होगा वो ज्यादा प्रॉस्पेरस माना जाएगा आपके अर्ली वैदिक पीरियड में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब ये लोग स्टार्टिंग में यहां पे आते हैं, इनिशियली सेटल्ड इन द वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड पंजाब। ये जब स्टार्टिंग में भारत में आते हैं तो ये आपके ये वाला जो एरिया है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया जो है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है। तो ये जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, इस वाले एरिया में ये लोग आपके, इस वाले क्षेत्र में ये लोग आपके सेटल्ड होते हैं, इस वाले क्षेत्र में वो लोग रहते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर वाई, यहां क्यों? गंगा यमुना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा रहने के लिए अनुकूल माहौल है आज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो, फिर भी ये लोग इस वाले एरिया में क्यों रहें? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो ये कि आपके अर्ली स्टार्टिंग फेज है। मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया था 1500, 1000 और फिर उसके बाद 600 तक, यानी कि 1500 से 600 तक आपके वैदिक पीरियड रहता है। और 1000 BC में, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में आपकी होती है डिस्कवरी ऑफ आयरन। तो डिस्कवरी ऑफ आयरन से पहले का ये दौर है जब ये लोग यहां पे आपके सेटल्ड थे। और डिस्कवरी ऑफ आयरन नहीं होने के कारण, यानी कि लोहे की खोज की नहीं होने के कारण क्या हुआ था कि आपके इस दौर में काफी बड़ा जंगल था। और इस दौर में जो है, इस एरिया में जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे आपके काफी बड़ा जंगल था। और इस जंगल की कटाई के लिए उनके पास लोहा नहीं था, क्योंकि कॉपर का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे। तो कॉपर के हथियार से आप जंगल को बड़े पैमाने पे नहीं काट सकते हो। लेकिन जैसे ही 1000 ईसा पूर्व में
आयरन की डिस्कवरी होती है, लोहे की डिस्कवरी होती है, ये लोग मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि आपके पूर्व की तरफ वो लोग मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद गंगा की मैदानी क्षेत्र में वो लोग फैलना शुरू कर देते हैं। सो जैसे ही आपके 1000 बीसी में जैसे 1000 बीसी में लोहे की खोज होती है, वो लोग गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूव करना शुरू कर देते हैं। और आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि बिहार जो है ये आपके गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है, मतलब कि बिहार में आर्य कब आए होंगे। इस प्रश्न का आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया पता चल गया होगा, यानी कि लोहे की खोज के बाद, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जंगल देखने को मिल रहे थे और जंगल की कटाई के लिए लोहे के उपकरण जरूरी होते थे और लोहे की खोज आपके 1000 ईसा पूर्व में हुई थी और उसके बाद ही ये लोग आपके गंगा के मैदानी क्षेत्र और बिहार की तरफ मूव करते हैं। इन लोग की जिंदगी कैसे थी? नोमैडिक, यानी कि घुमंतरू, खानाबदोश, यानी कि जैसे मान के चले कि किसी एक जगह पे रह रहे हैं, उस जगह की रिसोर्स का इस्तेमाल हुआ, फिर वहां पे अगर वहां पे कंडीशन थोड़ी सी बुरी हुई तो किसी दूसरी जगह चले गए। तो इस तरीके से वो लोग अपनी जिंदगी को स्पेंड कर रहे थे और 6ठी शताब्दी तक आते आते वो तकरीबन आपके नॉर्थ इंडिया सारे के सारे, जो ये देखिए मैप है आपको, तकरीबन आपको ये देखिए सारा का सारा जो मैप है आपको, इस सारे के सारे क्षेत्रफल में ये लोग अपने वर्चस्व को स्थापित कर दिए और इसी एरिया को हम लोग कहते हैं आपके आर्यवर्ता और इसी एरिया को हम लोग कहते हैं आर्यवत। अब एक कॉन्सेप्ट बनता है आपके आर्यवत और ब्रह्मदत्त। तो आर्यवत क्या होता है? आर्यवत जो ये वाला एरिया है ये आपका हो गया आर्यवत, और इसके जस्ट बगल वाला एरिया जहां से ये लोग आए थे इसको ये लोग कहते हैं आपके ब्रह्मवत्र। याद रखिएगा, इस वाले एरिया को ये लोग कहते हैं ब्रह्मव्रत। ये एरिया आपका हो गया ब्रह्मवत, और ये जो भारत वाला एरिया जहां पे लोग आते हैं इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं आपके आर्यवत। तो 6ठी शताब्दी तक आकर के जब इन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत में जब अपना वर्चस्व हासिल कर लिया, तब उस वाले एरिया को हम लोग कहेंगे आर्यवत। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, यानी कि आर्यों का मूल घर, यानी कि आर्यंस का जो ओरिजिनल होम है वो आखिर है कहां, था कहां। तो कुछ हिस्टोरियंस का यह मानना है कि ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस जो थे वो आपके थे सेंट्रल एशिया रीजन के, यानी कि जो एशिया का जो मध्य था, आर्यों का घर मध्य एशिया था, यानी कि जो मध्य एशिया है वो आपके आर्यों का घर था। बहुत कुछ हिस्टोरियंस का यह मानना है। कुछ हमारे हिस्टोरियंस, जैसे मैं उनका नाम स्पेसिफिक लेना चाहूंगा, डायरेक्टली बीपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का क्या मानना है। तो बाल गंगाधर तिलक का यह मानना है कि आर्यंस जो थे ये आपके साइबेरिया के थे, ठीक है, ये साइबेरिया के थे और वहां पे ग्रीन पेस्ट्रोल के लिए, यानी कि हरी घास के लिए, ठीक है, हरी घास के लिए वो लोग ने मूव किया टुवर्ड्स आपके नीचे की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स इंडिया की तरफ और यूरोप की तरफ। ऐसा मानना है बाल गंगाधर तिलक का। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, बाल गंगाधर तिलक अपनी कौन सी पुस्तक में यह बात लिखते हैं, ये वाला जो स्टेटमेंट है उनका कि भाई हरे चारागाहों की तलाश में साइबेरिया से पलायन किया और जो आर्य थे वो आपके साइबेरिया के ओरिजिनल इनहेबिटेट थे। बाल गंगाधर तिलक अपनी कौन सी पुस्तक में लिखते हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये आपके बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि भाई जो ओरिजिनल होम है वो आपके सदर्न रशिया, यानी कि जो दक्षिणी रशिया है, दक्षिणी रूस जो है, ये आपके आर्यों का ओरिजिनल होम है। और ये जो है आपके जो दक्षिणी रूस है वहां से ये लोग आपके आए थे। अगर आप यहां देखिए, ये है आपका दक्षिणी रूस, यहां से लोग आए थे, कैप्सिकन सी से आपके पार करते हुए एक ग्रुप यहां से निकला और एक ग्रुप आपके यहां से निकला, ऐसे करके आए थे। और ये आपका मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, मैं आपको बता दूं, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, जो कि ज्यादातर लोगों द्वारा ये आपके एक्सेप्ट किया गया है, ज्यादातर हिस्टोरियंस द्वारा ये आपके एक्सेप्ट किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है, अगर आप इस मैप पे देखिए, ये ऐसे यहां से आए और भारत में आपके यहाँ पे 2 दर्रे हैं। जरा फटाफट मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन कौन से 2 दर्रे हैं। तो यहाँ पे आपके बोलन दर्रा और यहाँ पे आपके खैबर दर्रा, सॉरी यहाँ पे आपके बोलन दर्रा और यहां पे आपके खैबर दर्रा। तो इन 2 दर्रों से वो लोग भारत में आके आपके प्रवेश करते हैं और जब यहां पे लोग आते हैं तो इंडो ईरानियन कहलाते हैं। और इसका प्रमाण हमें कहां से पता चलता है? तो दे स्पोक द इंडो आर्यन लैंग्वेज। जो आपके कुछ वर्ड्स हैं संस्कृत के वर्ड्स, वो आपके मेंशन्ड हैं आपके इन सारी जगहों पे, जैसे अश्व, घोड़ा,
कई बार मेंशन है, रथा रथ कई बार मेंशन है। जो संस्कृत के शब्द हैं वो आपको इन सब जगहों पे मेंशन है, जो कि इस बात का काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि जो आर्यंस हैं वो आपके साउथ रशिया से यानी कि दक्षिणी रूस से आपके इस रास्ते, ये देखिए मैप है, इस रास्ते आपके भारत में प्रवेश किए थे। एक यहाँ से आके गुजरात की तरफ, फिर उसके बाद यहाँ से वो फिर लोहे की खोज के बाद गंगा के मैदानी क्षेत्र और कुछ एक पार्ट आपके दक्षिण की तरफ आपके मूव करता है। तो इस तरीके से वो भारतवर्ष में आए होंगे, ये आपके वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आर्यनाइजेशन इन बिहार की, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि बिहार पीसीएस स्मार्ट कोर्स जो है ये आपके आ चुका है। तो इस कोर्स को आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हो। कोर्स का प्राइस आपके 20,000 है, लेकिन परेशान मत होइए क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हमारा थीम है और हम सब की एक हम लोग इस मोरल पे चलते हैं कि आपकी जो तैयारी है उसके बीच में जो पैसा है वो रुकावट ना आए। तो आप 4,999 में, सिर्फ 4,999 में आप बिहार पीसीएस स्मार्ट कोर्स खरीद सकते हो। मंथ एंड ग्रैंड सेल है आपके। आपको क्या कोड का इस्तेमाल करना है, तो ADBH ये कोड है आपके आदित्य सर का, तो इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कीजिए और जल्द से जल्द आइए बिहार पीसीएस के स्मार्ट कोर्स को बाय कीजिए। इस कोर्स में मैं आपको बिहार जीके और हिस्ट्री आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपके वैलिड है 31 मई 2022 तक। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाइए और बिहार पीसीएस स्मार्ट कोर्स को खरीदिए और इस लाभ में कीजिए। और क्योंकि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल और हम सबका जो एक सपना है कि अब हम SDM बन के रहेंगे, उसके तरफ एक कदम और बढ़ाइए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार। बिहार में जो आर्य हैं उनका कैसे आगमन होता है। तो जब हम लोग बढ़ते हैं आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार की तरफ, तो आर्यंस जो हैं बिहार की तरफ मूव करते हैं आपके लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता ही दिया कि 1000 BC में आपके 1000 ईसा पूर्व में आपके हो जाती है डिस्कवरी ऑफ आयरन, यानी कि लोहे की खोज। अब जब लोहे की खोज हो जाती है तो जंगल की कटाई होती है, और जब जंगल की कटाई यानी कि गंगा के मैदानी भागों की जंगल की जब कटाई होती है तो लोग वहां की तरफ मूव करते हैं। और जब लोहे की खोज के कारण लोगों के पास काफी अच्छे उपकरण आ जाते हैं जिनसे वो खेती काफी अच्छी कर सकते हैं, तो आपको एक और प्रोसेस ऑफ चेंज नजर आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ चेंज। जो पहले आपके ऋग्वेदिक के टाइम पे जो पेस्ट्रोल यानी कि चरवाहे की जो इकोनॉमी थी, वो अब अचानक से एग्रीगेरियन इकोनॉमी यानी कि आपके खेतीगर कृषि आपकी इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था आपके होते हुए नजर आएगी। क्योंकि भाई अब लोहे की खोज हो चुकी है और गंगा के मैदानी क्षेत्र में पर्याप्त आपके बहुत ही अच्छा मतलब फर्टाइल आपके सॉइल है, जहां पे आपके जबरदस्त खेती होगी और इकोनॉमिक जबरदस्त तेजी से आपके ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा अर्ली रेफरेंस, एक प्रश्न आपके डायरेक्टली यहां से बनते हैं कि सबसे पहले बिहार का रेफरेंस हमारे ऋग्वेद में, हमारे कौन से वेद में कहा गया है, कहां पे कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको सबसे पहले बिहार का रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहां पे दोस्तों, तो अथर्ववेद में आपको बिहार का सबसे पहले रेफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, याद रखिएगा, इसके अलावा मगध के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वरत्स्या। याद रखिएगा वरत्स्या, याद रखिएगा वरत्स्या एक शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। कभी कभी डायरेक्टली बीपीएस यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है भाई वरत्स्या शब्द का इस्तेमाल बिहार के किस क्षेत्र के लिए किया गया है। तो वरत्स्या शब्द का इस्तेमाल इनहैबिटेट ऑफ अवध, यानी कि जो मगध के जो लोग हैं उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वरत्स्या शब्द का इस्तेमाल किया गया, इनहैबिटेट ऑफ मगध। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और स्टार मार्क इसमें लगा दीजिए। वरत्या शब्द का इस्तेमाल आपके यहां मैं अच्छे से लिख देता हूं, वरत्या, इस शब्द का इस्तेमाल आपके मगध के लोगों के लिए किया गया है। एक प्रश्न आपके दिमाग में बनता है कि सर आखिर ये जो आपके आर्यंस थे बिहार के किस क्षेत्र में सबसे पहले एंटर किए। तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में सबसे पहले वो आर्यन जो है ये आपके एंटर करते हैं। मैप ऑफ मिथिला आपके सामने है, ये कुछ एरिया जो मिथिला से जहां पे मैथिली भाषा बोली जाती है, इस वाले क्षेत्र में सबसे पहले आर्यंस जो हैं बिहार में एंटर आपको करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वराह पुराण जो है, ये आपके वराह पुराण जो है, इसमें कीकट को अशुभ स्थान कहा गया है, और कीकट जो शब्द है ये आपके सिनोनिम ऑफ मगध। याद रखिएगा, मगध का को ही
मगध को ही किकट शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया। तो वराह पुराण जो है किकट को एज अ इनऑस्पिशियस प्लेस, यानी कि वराह पुराण में किकट को अशुभ स्थान कहा गया है। याद रखिएगा, वराह पुराण में किकट को अशुभ स्थान और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बनाया गया। याद रखिएगा, कौन सा ऐसा सोर्स है जहां पे आपको किकट को इनऑस्पिशियस यानी कि आपके किकट को अशुभ स्थान और गया, पुनपुन और राजगीर को शुभ स्थान बनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा वराह पुराण में इसका जिक्र है। ये देखिए, ये वाला एरिया आपके मगध वाला एरिया हो जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हो मैप में। तो इस तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा अंग और मगध का जिक्र आपके अथर्ववेद में भी है। याद रखिएगा, अंग और मगध इन दोनों का जिक्र आपके अथर्ववेद में भी आपको देखने को मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अंग और मगध का जिक्र आपके अथर्ववेद में भी देखने को आपके मिलता है। तो यहां से आपकी बीपीएससी में क्वेश्चंस अमूमन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा है प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इसके जो आंसर है, ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किकट इज यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ विच एरिया, यानी कि किकट जो है किस क्षेत्र के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मगधास, ऑप्शन नंबर बी मिथिला, ऑप्शन नंबर सी अंगा, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। मगध, मिथिला, अंग या फिर वैशाली, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अलावा आप लोग का दूसरा होमवर्क ये भी है कि भाई बताओ कि तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने किस पुस्तक में आर्यों के बारे में लिखा है कि वो आपके साइबेरिया के ओरिजिनल इनहेबिटेट थे। तो ये आप लोग का 2 होमवर्क है, मैं सबके कॉमेंट देखता हूं, तो आप लोग इसको कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये मेरे कुछ आईडीज हैं जिससे अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप यहाँ पे अपने प्रश्न को पूछ सकते हो, मुझे फॉलोअप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आदित्य वैभव 3, फेसबुक पे आदित्य वैभव श्रीवास्तव, ट्विटर पे आपके आदित्य वैभव, मेल आईडी है मेरा है aditya.vaibhav@studyIQ.com। और अगर मान के चलिए आप लोग में से किन्हीं भी जन को पीडीएफ चाहिए होगी इस क्लास की, तो आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा क्रैक इट विद आदित्य, और इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। और जो भी आपके सवाल हैं आप इन सबों में से कहीं भी मुझसे आकर के पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं एक क्लास आपने काफी कुछ एंजॉय किया हो, आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। लास्ट में यही बोलूंगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।